गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने स्टार्ट कर रखा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंतर्गत है वो हमने कनेक्टिव टिश्यू है वो स्टार्ट कर रखा है। अब तो आज है वो हम पढ़ने वाले हैं WBC के बारे में, यानी वाइट ब्लड कार्पल्स। सबसे बड़ी जो वाइट ब्लड कार्पल्स है वो है लिम्फोसाइट, जबकि सबसे छोटी जो कार्पल्स है वो है मोनोसाइट। WBC है यह RBC की अपेक्षा काफ़ी बड़ी होती है, अनियमित आकार की होती है और संख्या में ये होती है कम, और केंद्रक युक्त है वो इसकी संरचना है वो होती है। अब हम बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। ल्यूकोसाइट के कोशिका द्रव्य में केंद्रक के निकट एक सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होता है, जिससे इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन है वो पाया जाता है। यानी कोशिका द्रव्य में है वो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है, और इसमें एक सेंट्रियोल है वो उपस्थित होता है, जिसे कोशिका में क्या होता है, इसमें कोशिका के अंदर है वो विभाजन है वो होता है। इसकी जो WBC की संख्या है वो एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है इसमें होती है 5000 से 6000 प्रति घन मिमी है वो इसकी संख्या होती है WBC की। यदि WBC की संख्या में सामान्य से अधिक वृद्धि हो जाती है तो इस स्थिति को ल्यूकोसाइट्स है वो कहते हैं। यानी WBC की संख्या है वो सामान्य से अधिक हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस है वो कहा जाता है। यदि WBC की संख्या में है वो कमी हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ल्यूकोपोनिया है वो कहा जाता है, जैसे कि मियादी बुखार और तपेदिक रोग है वो हो जाता है इसके कारण। आगे हम बात करेंगे WBC का जो वर्गीकरण है इसके बारे में। पहला है कणिका में श्वेताणु, यानी इन ल्यूकोसाइट के कोशिका द्रव्य में अनेक कणिकाएं हैं वो प्रेजेंट होती है। इन कणिकाओं को अभिरंजन के आधार पर है वो 3 भागों में है वो डिवाइड है वो किया गया है। पहली है इयोसिनोफिल्स यानी एसिडोफिल्स, यह WBC में 1 से 4% है वो होती है, और इसका जीवन काल है वो होता है 6 से 12 दिन है वो इसका जीवन काल है वो होता है। इसमें उपस्थित कणिकाओं को अम्लीय अभिरंजकों से है वो कैसे किया जा सकता है, यहाँ से अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित है वो इन कोशिकाओं को है वो किया जा सकता है इयोसिनोफिल्स को। दूसरी है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स है इसका है वो WBC का है 4% जो भाग है वो बनाती है, तथा अक्षारीय अभिरंजक होते हैं उनसे अभिरंजित होती है। बेसोफिल्स अक्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती है, जबकि इयोसिनोफिल्स है वो अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित है वो होती है। और इसका जो इन कोशिकाओं का जो जीवन काल है वो होता है 12 से 15 दिन है वो इन कोशिकाओं का जीवन काल है वो होता है। तीसरी जो सेल्स है वो है न्यूट्रोफिल्स या हेटेरोफिल्स। हेटेरोफिल्स है वो 60% भाग है वो बनाती है। इनके कोशिका द्रव्य में उपस्थित कणिकाएं उदासीन अभिरंजकों से है वो अभिरंजित है वो होती है, और इसका जीवन काल है वो होता है 2 से 4 दिन। यानी इयोसिनोफिल्स का जीवन काल कितना होता है, इसका होता है 6 से 12। बेसोफिल्स का होता है 12 से 15, और न्यूट्रोफिल्स और हेटेरोफिल्स का जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन है वो होता है, और ये उदासीन अभिरंजकों के द्वारा है ये अभिरंजित है वो होती है। दूसरा टाइप है वो है कणिका विहीन श्वेताणु। यह WBC का 25 से 30% भाग है वो बनाता है। WBC का कितने परसेंट भाग बनाता है, ये बनाता है 25 से 30% भाग है ये बनाता है। अगला है इनके कोशिका द्रव्य में कणिका विहीन, यानी कि कणिका है वो प्रेजेंट है वो इसमें नहीं होती है। केंद्रक की स्थिति
केंद्रक की स्थिति व आकार के आधार पर इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ल्यूकोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। ल्यूकोसाइट है ये 20 से 25% भाग है वो बनाता है। केंद्रक गोलाकार होता है, बड़े आकार का होता है और इसमें केंद्रक है वो स्थित होता है। ल्यूकोसाइट का जो प्रमुख कार्य है वो बीटा और गामा का ग्लोब्यूलिन का है ये निर्माण है वो करता है। ल्यूकोसाइट किसका निर्माण करता है? ये बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन का है वो निर्माण करता है और 20 से 25% भाग है ये बनाता है। दूसरा जो टाइप है इसका वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट है वो 4 से 8% भाग बनाता है। केंद्रक मध्य में न होकर परिधि की ओर है वो होता है। कोशिका द्रव्य की मात्रा लिम्फोसाइट से अधिक होती है, यानी मोनोसाइट में जो कोशिका द्रव्य है वो लिम्फोसाइट से अधिक मात्रा में है वो प्रेजेंट होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है ये IMP लगाकर है वो नोट करनी है कि मोनोसाइट शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को ग्रहण कर इनका भक्षण करता है, यानी कि जो मोनोसाइट है वो सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करेगा और इसका भक्षण है वो करेगा। अगला है, हमने WBC RBC के बारे में है वो पढ़ लिया। दूसरा टाइप था ब्लड के अंदर, पहला था RBC, दूसरा है वो हमने पढ़ा WBC। इसके दो टाइप है वो हमने देखे, एक था कणिका में यानी कणिका प्रेजेंट होती है, दूसरा था कणिका विहीन यानी कि कणिका प्रेजेंट इसमें नहीं होती और केंद्र की स्थिति होती है। उसके आधार पर दो टाइप ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट है वो होता है। ल्यूकोसाइट है इसमें क्या होता है कि केंद्रक है वो बड़ा होता है और बीच में है वो स्थित होता है, जबकि मोनोसाइट में केंद्रक परिधि की ओर है वो स्थित होता है। अब तीसरा जो टाइप है वो हम पढ़ेंगे। पहला जो ब्लड में जो कार्पल्स थी वो थी कैसी थी? पहला था RBC और दूसरी थी WBC और तीसरी है वो हमने बात की थी प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स थी, तीसरी कैसी थी? प्लेटलेट्स है वो थी। तो अब हम तीसरा जो टाइप है इसका प्लेटलेट्स के बारे में है वो हम पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स यानी कि ये आकार में गोलाकार अंडाकार होती है। ये आकार में कैसी होती है? गोलाकार होती है, अंडाकार होती है। रक्त कोशिकाओं में प्लेटलेट्स का आकार सबसे छोटा होता है। रक्त कोशिकाओं में यानी कि WBC RBC से भी प्लेटलेट्स का जो आकार है वो छोटा होता है और इसका जीवन काल है वो 2 से 3 दिन का है होता है। इनकी संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिमी है वो इसकी संख्या होती है। इसके उत्पादन और निर्माण का जो कार्य है वो अस्थि मज्जा के अंदर है वो होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में जो कमी होती है उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस है वो इसको कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है वो इसको कहा जाता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी है तो उसे क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है वो इसको कहेंगे। और जो प्लेटलेट्स का जो कार्य है वो कार्य क्या है कि रुधिर का थक्का बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है ये इसका, कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है प्लेटलेट्स का रक्त का थक्का बनाने में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो है प्लेटलेट्स। रक्त वाहिकाओं के व्यास को घटाने का कार्य करता है और रक्त वाहिकाओं में उपकलीय स्तर की है वो रक्षा करने का कार्य है वो कौन करता है? वो करती है प्लेटलेट्स। अगली है वो हम बात करेंगे इसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। जो प्लाज्मा है यानी ब्लड में एक भाग होता है प्लाज्मा, दूसरा था कार्पल्स के बारे में है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। यह रक्त का हल्के पीले रंग का जो पदार्थ होता है वो होता है प्लाज्मा एवं निर्जीव अक्षारीय तरल होता है और बॉडी का रक्त का जो पार्ट है वो कितना बनाता है? वो बनाता है 55% भाग है वो बनाता है। प्लाज्मा में कार्बनिक घटक के रूप में प्लाज्मा प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है।
प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ के रूप में यूरिया, यूरिक अम्ल है वो पाए जाते हैं, क्रिएटिन है वो उपस्थित होता है और ये सभी प्रोटीन उपापचय के अंतिम उत्पादक होते हैं। यानी कार्बनिक घटक के रूप में क्या क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में? यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। दूसरा जो टाइप है वो है प्लाज्मा के अकार्बनिक घटक। प्लाज्मा के जो अकार्बनिक घटक है वो होते हैं प्लाज्मा में अकार्बनिक जो घटक के रूप में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट बाइकार्बोनेट आयन है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। इन सब में NaCl यानी नमक, सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। यानी अकार्बनिक घटक होते हैं उसके रूप में सोडियम जो क्लोराइड है वो सबसे अधिक मात्रा में है वो अकार्बनिक घटक के रूप में है वो प्रेजेंट होता है। अगला है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन के जो कार्य हैं वो क्या क्या है। यानी जो प्लाज्मा होती है उसमें दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एक कार्बनिक घटक और एक अकार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक के रूप में यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिन है वो प्रेजेंट होता है, जबकि अकार्बनिक घटक के रूप में है सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम है वो प्रेजेंट होता है इसमें। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है वो इसमें प्रेजेंट होता है और जो सोडियम क्लोराइड है वो सबसे अधिक मात्रा में है वो पाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के कार्य के बारे में। प्रोटीन उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं जो शरीर में अम्ल क्षारकों का जो संतुलन है वो बनाए रखने का है वो कार्य करते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है जो रक्त स्कंदन में है वो मदद करता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन को है वो थ्रोम्बिन में है वो बदलने का जो कार्य है वो कौन करता है? ये करता है प्लाज्मा जो रक्त स्कंदन होता है यानी रक्त का थक्का बनाने में है वो सहायता करता है। अब हम बात करेंगे रुधिर ग्लूकोज यानी रुधिर को ग्लूकोज है वो किस प्रकार प्राप्त होती है। प्लाज्मा में 1.0% ग्लूकोज है वो प्रेजेंट होता है। यदि रक्त में ग्लूकोज का स्तर 0.04 से कम हो जाता है तो अनैच्छिक पेशियों में संकुचन व ऐंठन होने लगता है जिससे अंत में मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो पाया जाता कितना है 1% है वो प्रेजेंट होता है। यदि 0.04% से अगर कम हो जाए तो शरीर में ऐंठन उत्पन्न होगा और शरीर जो व्यक्ति की है वो मृत्यु है वो हो जाएगी। अब हम बात करेंगे ब्लड के कार्य के बारे में। जो ब्लड के कार्य है उसके बारे में सबसे पहले जो ब्लड है वो किसका कार्य करता है? गैसीय जो परिवहन है उसका कार्य करता है। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन सफिशिएंट अंगों से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड को सफिशिएंट अंगों तक है वो पहुंचाता है। यानी कि जो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर की तरफ है वो लेकर जाएगा। दूसरा जो कार्य है वो है पोषक पदार्थों का वहन करने में। रक्त पचे हुए एवं अवशोषित पदार्थों का आहार नाल से प्राप्त कर पहले यकृत में और बाद में कोशिकाओं तक ले जाने का जो कार्य है वो कौन करता है? वो करता है रक्त। यानी पोषक पदार्थों के वहन में सहायता करता है। तीसरा कार्य है उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में, जैसे कि जो यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया के है वो जो अंग होते हैं उनको निर्धारित जो लक्ष्यांक तक है वो पहुंचाने का कार्य है वो कौन करता है? वो करता है ब्लड। चौथा कार्य इसका दैहिक ताप का है वो नियंत्रण है वो रखता है ब्लड। रोगों से है वो सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य है वो कौन करता है? वो करता है ब्लड। इसके अलावा है वो घाव का जो भरने का कार्य है, टूटे फूटे घाव की जो मरम्मत करने का कार्य है वो भी करता है ब्लड। और पीएच का है वो नियमन है वो बनाए रखता है ब्लड। आगे की चर्चा है वो हम करेंगे कल। आज है वो हमने कंप्लीट कर लिया है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है
वो हमें यूनिट दे रखी है, 4 नंबर यूनिट है हमारी 12th लेवल पर। कौन सी? एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें है वो हम वापस से है एक बार और इनकी चर्चा है वो विस्तृत रूप से है वो करेंगे। आज है वो हमने 2 टिश्यू है वो कंप्लीट कर लिए। एक तो टिश्यू था हमने एपिथेलियल टिश्यू है वो हमने किया। आज हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है वो पूरी जानकारी है वो प्राप्त कर ली। आगे अगर थोड़ा वो टॉपिक है वो रह जाता है तो हम क्वेश्चन के माध्यम से है उन टॉपिक को है वो पूरा कर लेंगे। कल है वो हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। धन्यवाद।